यहाँ दोस्तों, तो हमारे आगे वाले वीडियो में हमने देखा कि अमेरिका सुपर पावर बन कैसे गया और डॉलर ग्लोबल करेंसी कैसे बन गया। अब ये सुपर पावर बनने की कहानी और ग्लोबल करेंसी बनने की कहानी तो हमने देख ली है। अब हमें आज की स्टोरी में ये देखना है कि ये अमेरिका ने अपनी जो सुप्रीमेसी है उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या पापड़ बेले हैं, और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि चाइना अमेरिका की सुप्रीमेसी को किस तरह चैलेंज दे रहा है। तो ये आज की हमारी स्टोरी का पार्ट होगा और मुझे यकीन है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आने वाली है। थैंक यू। सो दोस्तों, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा कि अमेरिका किस तरह से सुपर पावर बन गया और किस तरह से उसने डॉलर को ग्लोबल करेंसी बना दिया। अब जब डॉलर ग्लोबल करेंसी बन गया तो अमेरिका को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि दुनिया की किसी भी कंट्री से, किसी भी देश से कोई भी चीज अगर अमेरिका खरीदना चाहता है तो बदले में अमेरिका को कुछ नहीं देना है, अमेरिका को सिर्फ डॉलर देने हैं। और डॉलर कमाने के लिए अमेरिका को कुछ मेहनत नहीं करनी है, अमेरिका खुद अपना डॉलर प्रिंट कर सकता है। तो मान लो कि अगर उसको चाइना से कुछ इंपोर्ट करना है या इंडिया से कुछ चीज मंगवानी है तो उसको क्या करना है, उसको कागज निकालना है, डॉलर का सिक्का लगाना है और पे करना है। मतलब ये हुआ कि दुनिया की कोई भी चीज अमेरिका के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बन गई। अब इसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी हो गया। मतलब ये कि अगर मान लो कि आज मेरी इनकम या मेरे खर्चे का कोई कनेक्शन हो ही नहीं, मतलब मैं कोई भी चीज फ्री में बाय कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सारी चीजें, जरूरत से ज्यादा चीजें कंज्यूम करूंगा, जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदना शुरू करूंगा। अमेरिका ने भी यही किया कि और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो कंजप्शन लेड इकोनॉमी हो गई। अब अगर हम एक ही पैरामीटर को देखते हैं कि अगर इंडिया में आप काम करते हैं तो आपको सैलरी कब मिलता है, आपको सैलरी मिलता है महीने की आखिर में या अगले महीने की शुरुआत में। अमेरिका में उनको सैलरी के लिए एक महीना वेट नहीं करना है, उनको सैलरी मिलता है हफ्ते के बाद में। और उनके लिए हफ्ता 7 दिन का नहीं है दोस्तों, उनके लिए हफ्ता 5 दिन का है। मतलब सोमवार से लेके शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे काम करो, फ्राइडे इवनिंग में आपको सैलरी मिल जाएगी। और अमेरिकन क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ अमेरिकन की बात करते हैं, प्योर अमेरिकन की। वो लोग क्या करेंगे, जैसे ही फ्राइडे को उनको सैलरी मिली, सैटरडे संडे फुल खर्चा करेंगे, पब में जाएंगे, बार में जाएंगे, पैसे उड़ाएंगे, बहुत सारा खर्चा करेंगे। और खर्चा करने के लिए उनके पास एक जादुई चिराग अवेलेबल है, और वो जादुई चिराग है उनका क्रेडिट कार्ड। ओके, अब क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो कोई भी खर्चा कर सकते हैं। मतलब जब मंडे को वो बंदा फिर अपने ऑफिस में जाएगा तब उसके क्रेडिट कार्ड का सारा बैलेंस खत्म हो चुका है, उसने जो सैलरी मिला था वो कंज्यूम कर चुका है, और ऊपर से क्रेडिट कार्ड का डेबिट बैलेंस भी लगा हुआ है जो अगले हफ्ते में वो पे करने वाला है। अब इस तरह से अमेरिकन इकोनॉमी चल रही है। इंडिया में हम जब 100 रुपीज अर्न करते हैं, हम जब 100 रुपए कमाते हैं, तो उस 100 रुपए में से हमारी जो औसतन एवरेज जो सेविंग्स है वो करीब 35%, 35% है। मतलब हम 100 रुपए का उत्पादन करते हैं, 100 रुपए का प्रोडक्शन करते हैं, तो 65 रुपीज का कंजप्शन करते हैं। जबकि अमेरिका में ये परसेंटेज सेविंग्स का जो रेट है वो 5% के आसपास रहा है। इसका मतलब एक अमेरिकन जब 100 रुपए कमाता है तो 95 रुपए कंज्यूम कर रहा है, 5 रुपए का भी सेविंग्स नहीं है। और ये जो थोड़ा बहुत सेविंग्स है वो भी अमेरिकन की वजह से नहीं है, ये जो थोड़ा बहुत सेविंग्स है वो एशियन कम्युनिटी की वजह से है। क्योंकि अमेरिका में पूरी दुनिया से काफी लोग गए हैं, वो जब वहां पर गए हैं तो पैसा कमाने के लिए गए हैं, वो वहां पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, और जो कमाते हैं उसमें से काफी सारा पैसा बचा के अपनी कंट्री में वापस भेजते हैं, जिसे हम लोग रेमिटेंसेस बोलते हैं। अब ये जब हुआ तो अमेरिका को लगा कि ये तो बहुत अच्छा सौदा है, अपनी करेंसी ग्लोबल करेंसी बन गई है। लेकिन अमेरिका के पास एक लिमिट था। अब वो लिमिट क्या था, वो लिमिट था गोल्ड स्टैंडर्ड का। क्योंकि अमेरिका को अगर ज्यादा करेंसी प्रिंट करना है तो उनके पास गोल्ड होना जरूरी है। ओके, अब इस चीज को थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप दूध वाले से लूज जो छोटा मिल्क आता है वो लेना शुरू करोगे तो कुछ दिनों के बाद वो दूध वाला क्या करेगा, वो दूध वाला उसमें थोड़ा पानी मिलाएगा।
और अगर आपने उसको टोका नहीं और आपने चलने दिया तो क्या करेगा, अगले दिन वो थोड़ा ज्यादा पानी मिलाएगा। और उसी तरह से अमेरिका ने किया। अमेरिका ने क्या किया, जितना गोल्ड उसके पास था उससे कुछ ज्यादा डॉलर प्रिंट करना शुरू कर दिया। ओके, कौन पूछेगा, क्योंकि सुपर पावर है और डॉलर की मार्केट में बहुत सारी डिमांड थी। तो अमेरिका ने गोल्ड के मुकाबले ज्यादा करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया। जब गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा था उसके साथ साथ डॉलर एक्सचेंज स्टैंडर्ड भी चल रहा था। मतलब कोई भी कंट्री अपने पास अगर गोल्ड नहीं है और अगर करेंसी प्रिंट करना है तो डॉलर के अगेंस्ट में भी करेंसी प्रिंट किया जा सकता है। अब जब अमेरिका ने कुछ ज्यादा डॉलर प्रिंट करना शुरू कर दिया तो वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज थे जिनको लगा कि ये कुछ गड़बड़ है कि ज्यादातर वो डिस्कशन आया अफ्रीकन कंट्री से गोल्ड कहां पर है, गोल्ड कहां से निकलता है, गोल्ड निकलता है गोल्ड माइन से। और गोल्ड माइन कहां पर है, ज्यादातर गोल्ड माइन है अफ्रीका में। अब जब अमेरिका ज्यादा करेंसी प्रिंट करने लगा इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के पास और ज्यादा गोल्ड आया है। और वो अफ्रीकन कंट्रीज ने थोड़ा सोचा कि अगर हमने इतना गोल्ड माइन से निकाला ही नहीं है तो वहां गोल्ड गया कैसे। अब उनको लगा कि दाल में कुछ काला है। अब अमेरिका को कौन पूछेगा, कौन पंगा लेगा, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जो डॉलर थे वो डॉलर लेके वो अमेरिका के पास गए और उनको बोला कि देखो आप गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, आपका डॉलर रखिए और हमें गोल्ड दीजिए। और अमेरिका ने गोल्ड दे दिया। अब जैसे ये बात बाकी सारे कंट्री को पता चली कि अमेरिका डॉलर के सामने गोल्ड दे रहा है तो उन्होंने भी इसको अच्छा रास्ता चुना। कंट्रीज ने क्या शुरू किया, उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको डॉलर मिलेगा, वो डॉलर अमेरिका को दो और सामने गोल्ड देना शुरू करो। अब जब ये ट्रेंड बढ़ने लगा तो अमेरिकन इकोनॉमी को लगा, अमेरिकन को लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि उसी तरह से अगर हम डॉलर के सामने गोल्ड देते रहे तो एक दिन वो आ जाएगा कि हमारे पास गोल्ड बचेगा नहीं और लोगों के पास उसके बाद भी डॉलर पड़े होंगे और हमारी जो ये चाल है ज्यादा डॉलर प्रिंट करने वाली ये खुल जाएगी। अब उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि आज से हम डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। मतलब डॉलर इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, मतलब कोई भी हमारे पास गोल्ड लेने नहीं आएगा। जैसे अनाउंसमेंट हुआ सारी दुनिया को लगा कि इस अनाउंसमेंट के पीछे कोई तो राज होना चाहिए, मतलब कुछ गड़बड़ है। और कुछ दिनों के बाद एक और अनाउंसमेंट आई। वो अनाउंसमेंट थी कि आज से हम ये नहीं बताएंगे कि हमने कितने डॉलर प्रिंट किए हैं। अब जब ये अनाउंसमेंट आई तो पूरी दुनिया को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये जब ये अनाउंसमेंट आई तो उसके बाद 2-3 इंसिडेंसेस हुए जिसकी हमें बात करनी है। अब एक इंसिडेंस की बात करेंगे हम लोग इराक की। इराक जब नाम आता है तो हमारे जहन में एक नाम आता है सद्दाम हुसैन, जिसको अमेरिका ने फांसी पर लटका दिया था। अब ये जो इराक है, इराक ने सोचा कि इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए और इराक ने एक प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम था फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम। अब ये फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम क्या है और सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटकाने की कहानी क्या है, वो भी कहीं ना कहीं डॉलर के साथ जुड़ी हुई है। इराक ने फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम चालू किया। इसका मतलब कि मैं कंट्री हूं, मेरे पास क्रूड ऑयल है, किसी भी कंट्री को अगर क्रूड ऑयल चाहिए तो मुझे डॉलर नहीं चाहिए, आप मुझे फूड दे दो। क्योंकि कोई भी ऑयल रिच कंट्री जो है, जो गल्फ कंट्रीज है, वहां पे एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं है। मतलब खाने पीने की चीजें वहां पर नहीं बना सकते हैं आप लोग, खाने की चीज ही पॉसिबल नहीं है, एग्रीकल्चर है ही नहीं वहां पे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्रूड ऑयल सेल करते हैं। कहां पर होगा, ऑयल एक्सचेंज में होगा जो यूएस में है। और उसके बदले उनको क्या मिलेगा, उनको डॉलर मिलेगा और उसी डॉलर से वो लोग बाकी सारे कंट्री से, जैसे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, वहां से खाने की चीजें मंगवाते हैं। मतलब राइस मिलेगा, ओके, गेहूं मिलेंगे, चावल मिलेंगे, ये सारी चीजें मंगवाते हैं। अब इराक ने बोला कि मैं फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम चालू करूंगा। इसका मतलब
मैं आपको ऑयल दूंगा, बदले में मुझे डॉलर नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ ये व्हीट, राइस या गेहूं, चावल ऐसी चीजें दे दो, मुझे चल जाएगा। और इस प्रोग्राम को यूनाइटेड नेशंस ने भी सराहा, उसकी भी प्रशंसा हुई कि अच्छा प्रोग्राम है। और उसके चलते कुछ और कंट्री भी उसी तरह के प्रोग्राम के बारे में सोच रहे थे। अब जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो अमेरिका को थोड़ा डर लगा। डर दो चीजों का लगा। एक, अगर इसी तरह से काफी सारे कंट्री फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम चालू करेंगे तो डॉलर की मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि डॉलर का जो डिमांड था वो क्रूड ऑयल को लेके चल रहा था। डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। अगर डॉलर की डिमांड कम हो गई तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। अब अमेरिका ने क्या कहा, एक दिन अमेरिका ने अनाउंसमेंट किया। अभी अनाउंसमेंट क्या था वो सुनो। अनाउंसमेंट था, इराक हैज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मतलब इराक के पास सामूहिक नरसंहार के हथियार हैं। इसका मतलब इराक के पास न्यूक्लियर वेपन है। अब ये अनाउंसमेंट करके अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने इराक पे अटैक कर दिया। इराक पे अटैक कर दिया। अब इराक में अमेरिका की आर्मी पहुंच गई, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया और फांसी पे लटका दिया गया। उसके बाद क्या हुआ ये समझते हैं। उसके बाद अमेरिकन साइंटिस्ट की, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की एक पूरी टीम इराक में गई। अब सोचो, इराक ऐसा कंट्री जो अपने यहां स्कूटर तक नहीं बना सकता था, वो न्यूक्लियर वेपन कहां से बनाएगा। सो अमेरिका के साइंटिस्ट की, जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट की पूरी टीम वहां पर गई तो उनको 1 ग्राम भी यूरेनियम नहीं मिला। यूरेनियम वो मेटल है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में काम लगता है। 1 ग्राम भी यूरेनियम नहीं मिला। मतलब इराक के पास ऐसा कोई प्रोग्राम था ही नहीं। ओके, और सिर्फ डॉलर को सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए इराक पे अटैक हुआ। अटैक के बाद, सद्दाम हुसैन की डेथ के बाद अमेरिकन आर्मी इराक में रही काफी सालों तक। और उसके बाद इराक में इलेक्शन हुए और जाहिर है इलेक्शन में वही पार्टी जीती होगी जो अमेरिका को सपोर्ट कर रही होगी। इस तरह से इराक पे अटैक करके अमेरिका ने अपनी डॉलर की सुप्रीमेसी मेंटेन कर ली। ओके, अपना दुनिया में दबदबा मेंटेन करके रखा। और साथ में इराक के काफी सारे जो तेल के कुएं हैं उस पर भी अमेरिका का काफी हद तक कंट्रोल रहा। ये थी इराक के अटैक की कहानी। वैसे ही एक और कहानी इससे जुड़ी है, वो है ईरान की। अगर हम दोस्तों अभी की बात करें तो ये क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग कैसे होता है। जिस कंट्री को क्रूड ऑयल चाहिए उसको ऑयल एक्सचेंज में जाना है, जो कि एक यूएस में, एक यूके में है। ऑयल एक्सचेंज में जाके आपको वहां डॉलर पे करना है और उसके बदले में आपको क्रूड ऑयल मिलेगा। ईरान ने एक अच्छा रास्ता निकाला। ईरान ने काफी सारे जो गल्फ के कंट्रीज थे उनको सबको इकट्ठा किया और एक प्रपोजल दिया। ईरान ने कहा कि काम करते हैं, हम गल्फ कंट्री में एक ऑयल एक्सचेंज शुरू करते हैं। मतलब ये ऑयल एक्सचेंज गल्फ कंट्री में शुरू होगा और उसके साथ साथ गल्फ कंट्री से होते हुए ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया तक एक पाइपलाइन बिछा दी गई। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारा जो ऑयल एक्सचेंज है जो गल्फ कंट्री में शुरू होगा उस पर हम कोई भी करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। मतलब डॉलर नहीं, कोई भी करेंसी चलेगी। इसका मतलब अगर इंडिया को क्रूड ऑयल चाहिए तो इंडिया वहां पर एक्सचेंज में जाएगा, वहां पर इंडियन रुपी देगा और उसके बदले में इंडिया को ऑयल मिल जाएगा। अब ऑयल देने के लिए क्या करना है, पाइपलाइन बनी हुई है। तो जैसे ही वो पाइपलाइन खोलेंगे उतना ऑयल इंडिया के पास आ जाएगा और इंडिया जो रुपी दिया है वो इंडियन करेंसी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। और उसी इंडियन करेंसी से जब किसी भी गल्फ कंट्री को इंडिया से कोई चीज मंगवानी है तो इंडिया का रुपया उनको वापस करेंगे और अपनी चीज इंपोर्ट कर ले लेंगे। तो ये अच्छा सौदा था और अगर हम सोचें भी तो इट वाज अ गुड मूव, बहुत अच्छा रास्ता है। लेकिन अमेरिका को लगा कि ये फिर से अमेरिका की सुप्रीमेसी, डॉलर का जो पावर है उसको चैलेंज कर सकता है। तो अमेरिका ने एक दिन अनाउंसमेंट किया, ईरान हैज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मतलब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है जिससे काफी लोगों की जान एक साथ जा सकती है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ ईरान डर गया, क्योंकि इराक में ये हो चुका था। ईरान डर गया और ये जो ऑयल एक्सचेंज का प्रोग्राम था वो पोस्टपोन हो गया। जैसे ही ईरान ने अपना ये प्रोग्राम पोस्टपोन किया, अमेरिका ने ईरान पे अटैक भी पोस्टपोन कर दिया। ये होती है अमेरिका की
अपने डॉलर की सुप्रीमेसी मेंटेन करने की स्ट्रेटेजी। इस तरह से ये लोग अपने डॉलर को मेंटेन करके रखे हुए हैं। ओके, अभी हम यही रुकेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जब चल रहा था तो चाइना क्या कर रहा था, क्योंकि चाइना ने अमेरिका को ठीक तरह से दबाया हुआ है और चाइना ने न्यूक्लियर वेपन से नहीं लेकिन अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से अमेरिका की नाक दबा के रखी थी और उसने भरपूर फायदा लिया है जो आज तक ले रहा है। ये हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। आज हम यही रुकेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।